चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। दिल्ली से एक काफी चौंकाने वाली खबर आई है। हाँ बिल्कुल। नवंबर 2025 की बात है। एक शाम घड़ी में वक्त हो रहा था लगभग 6:52 और जगह थी दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला इलाका। वहां रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक Hyundai i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। और ये टाइमिंग और लोकेशन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। शाम का वक्त, भीड़ भाड़ वाला मेट्रो स्टेशन का इलाका। बिल्कुल। और इस धमाके का असर काफी भयानक था। जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक कम से कम 8 लोगों की दुर्भाग्य से मौत हो गई। 8 लोग? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और 19 से 20 लोग घायल भी हुए। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास जो दूसरी गाड़ियां खड़ी थी वो भी या तो उनमें आग लग गई या बुरी तरह डैमेज हो गई। मतलब माहौल एकदम अफरा तफरी वाला हो गया होगा। जाहिर है, ऐसी घटना के बाद तो पैनिक होना स्वाभाविक है। तो हमारे पास इस घटना के जांच को लेकर और जो शुरुआती रिएक्शंस आए हैं सरकार और पुलिस की तरफ से और जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं उससे जुड़ी कुछ जानकारी है। अच्छा। और ये जानकारी हमें थोड़ा अंदाजा देती है कि मतलब जांच किस तरफ जारी है और एडमिनिस्ट्रेशन इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। ठीक है। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर इस पूरी घटना को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, एजेंसियां किन पहलुओं पर फोकस कर रही हैं और इसके मायने क्या हो सकते हैं थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में। हाँ जरूर। और इस पूरी बातचीत में जैसे मैंने कहा, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये घटना हुई कहाँ है। हाँ, आपने शुरू में कहा था लाल किला, चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली। ये इलाका सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, ये राजधानी का एक बेहद मतलब आप कह सकते हैं नर्व सेंटर जैसा है। बहुत व्यस्त, घनी आबादी वाला और स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ। सुरक्षा के लिहाज से तो ये हमेशा से ही एक हाई अलर्ट जोन रहा है। मतलब यहाँ पर कोई भी घटना हो उसके मायने बहुत गहरे होते हैं। सही कहा। तो एक बार फिर से फैक्ट्स देख लेते हैं जल्दी से। नवंबर 2025 शाम करीब 6:52 रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 एक Hyundai i20 कार में धमाका। नतीजा कम से कम 8 मौतें, 19-20 घायल और दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान। अब आते हैं जांच पर। जो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात सामने आई है वो ये कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में UPA लगा दिया है। हाँ, UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। UAPA लगाना कोई रूटीन की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधा सीधा इशारा है कि जांच एजेंसियां इसे सिर्फ एक कार में आग लगने या किसी एक्सीडेंटल ब्लास्ट के तौर पर नहीं देख रही हैं। अच्छा। UAPA का इस्तेमाल आमतौर पर तब होता है जब टेररिज्म का शक हो या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कोई बड़ी साजिश हो। मतलब वो टैलेंट एंगल को शुरू से ही कंसिडर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि जांच का फोकस शुरू से ही इस पॉसिबिलिटी पर है कि एक प्लान्ड अटैक हो सकता है, भले ही शुरू में कोई पुख्ता सबूत हाथ ना लगाओ। ये एक्ट जांच एजेंसियों को काफी वाइड पावर्स भी देता है। ये बात थोड़ी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ तो UAPA लगाया गया है। हाँ। लेकिन जो शुरुआती ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं उनमें थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखता है। जैसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने काफी संभल कर बयान दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हम अभी ये नहीं कह सकते कि ये बम धमाका था, और साथ में ये भी जोड़ा कि जगह पर कोई गड्ढा नहीं बना और किसी को छर्रे जैसी चोटें नहीं आई। ये थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। हाँ, ये बयान काफी ध्यान देने वाला है। पुलिस कमिश्नर का फोकस जमीनी हकीकत और जो शुरुआती फोरेंसिक ऑब्जर्वेशंस हैं उस पर लगा, जैसे गड्ढा ना बनना या छर्रे ना मिलना। ये पारंपरिक बम धमाकों के कुछ आम लक्षणों से शायद मिल ना खाता हो सकता है वो किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मतलब एक प्रॉपर फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना चाह रहे हों, जो कि सही भी है शायद। हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। या ये भी हो सकता है कि वो किसी अलग तरह के एक्सप्लोसिव डिवाइस या किसी और वजह की संभावना को भी खुला रख रहे हों। मतलब वो एकदम से कुछ रूल आउट नहीं करना चाह रहे। लेकिन फिर इसके बिल्कुल उलट नहीं कहेंगे पर एक अलग टोन में देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आता है। अच्छा, उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि हर एंगल से जांच हो रही है और इसमें आतंकवादी साजिश की संभावना भी शामिल है। तो एक तरफ ये फोरेंसिक वाली सावधानी दिखती है पुलिस कमिश्नर के बयान में, और दूसरी तरफ गृह मंत्री सीधे तौर पर टेररिस्ट एंगल को मेंशन कर रहे हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? देखिए, ये पहली नजर में विरोधाभास लग सकता है, पर शायद इसे हमें अलग अलग लेवल्स की जिम्मेदारी और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के तौर पर देखना चाहिए। अच्छा, कैसे? पुलिस कमिश्नर का बयान ज्यादा ऑपरेशनल लेवल का है। वो फैक्ट्स और जो एविडेंस सामने दिख रहा है उस पर बेस्ड है।
उनकी रिपोर्ट ही आगे जांच की दिशा तय करेगी, है ना? हाँ। वहीं गृह मंत्री का बयान एक हाई लेवल स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वो देश की सुरक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता दिखा रहा है और ये भी कि किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी है। मतलब वो एक मैसेज भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो यूएपीए लगना और गृह मंत्री का बयान, ये दोनों मिलकर ये संकेत देते हैं कि चाहे शुरुआती लक्षण क्लियर ना हो, खतरे की आशंका को टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है। ये दिखाता है कि ऐसी सिचुएशन में अक्सर सावधानी और मैक्सिमम अलर्टनेस के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। समझ गए। तो ये जो गंभीर जांच है, इसको कर कौन रहा है? मतलब कौन सी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं? हाँ, जानकारी के मुताबिक दो बहुत महत्वपूर्ण टीमें मौके पर हैं। एक तो एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बॉम्ब डेटा टीम। एनएसजी? अच्छा। और दूसरी एफएसएल यानी फोरेंसिक साइंस लैब की टीम। ओके। इन दोनों एक्सपर्ट टीमों का वहां होना ही अपने आप में केस की ग्रेविटी बताता है। एफएसएल का काम तो है साइंटिफिक एविडेंस जुटाना। जैसे धमाके वाली जगह से सैंपल्स लेना, जले हुए पार्ट्स का एनालिसिस करना, ये पता लगाना कि क्या कोई एक्सप्लोजिव यूज हुआ था, अगर हाँ तो कौन सा था, क्या वो कोई इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव था या मिलिट्री ग्रेड, या फिर कोई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस मतलब आईईडी। वो धमाके के पैटर्न को भी स्टडी करेंगे। और एनएसजी की टीम, उनका क्या रोल है? एनएसजी की जो बॉम्ब डेटा टीम है, उनका काम थोड़ा और स्पेशलाइज्ड है। वो बॉम्ब बनाने के तरीकों, उसमें इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी और धमाके के बाद के असर का एनालिसिस करने में माहिर होते हैं। अच्छा। उनकी मौजूदगी खास तौर पर तब अहम हो जाती है जब आईडी या किसी टेररिस्ट अटैक का शक हो। वो घटनास्थल के एनालिसिस से ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिवाइस कैसा रहा होगा, उसे कैसे ट्रिगर किया गया होगा वगैरह। तो इन दोनों टीमों की रिपोर्ट्स मिलकर ही धमाके की असली वजह और उसकी प्रकृति का पता लगा पाएंगी। ये तो हुई जांच की बात, लेकिन जाहिर है इस घटना का असर सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा होगा। सिक्योरिटी के लिहाज से क्या कदम उठाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स होता है ऐसी घटनाओं के बाद। दिल्ली में तो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, साथ ही जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, वहां भी अलर्ट जारी किया गया है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कहाँ पर फोकस है ज्यादा? सभी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डा, मार्केट्स, इन सब जगहों पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई गई है, चेकिंग बढ़ाई गई है। ये एक जरूरी और मानक प्रतिक्रिया है। इसे हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या एसओपी कह सकते हैं। इसके पीछे क्या वजह होती है? मतलब क्या डर रहता है कि और भी कुछ हो सकता है? इसके कई मकसद होते हैं। देखिए, पहला तो यही कि अगर ये धमाका किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है तो किसी भी संभावित फॉलोअप अटैक को रोका जा सके। अच्छा। दूसरा, पब्लिक में एक सेफ्टी और कॉन्फिडेंस की भावना बनाए रखना, जो ऐसी घटनाओं के बाद अक्सर हिल जाती है। हाँ, वो तो है। तीसरा, ये एक तरह से डेटरेंस का काम भी करता है। अपराधियों को ये मैसेज जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर है। और हाँ, ये इस आशंका को भी दिखाता है कि शायद ये घटना अकेली ना हो, इसके तार कहीं और भी जुड़े हो सकते हैं। आपने शुरू में घटनास्थल के महत्व की बात की थी, लाल किला इलाका, उसे थोड़ा और समझाएंगे? वो क्यों इतना सेंसिटिव है? बिल्कुल। देखिए, लाल किला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या ऐतिहासिक इमारत नहीं है, वो पुरानी दिल्ली का बिल्कुल सेंटर है। हाँ। एक ऐसा इलाका जो बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। तंग गलियां हैं, बड़े बड़े होलसेल मार्केट्स हैं जैसे चांदनी चौक वगैरह। हर दिन लाखों लोग वहां आते जाते हैं। सही। तो वहां सिक्योरिटी मैनेजमेंट अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। ट्रैफिक कंट्रोल, भीड़ को मैनेज करना और साथ में वीआईपी मूवमेंट भी होता रहता है, क्योंकि लाल किला राष्ट्रीय महत्व का स्थल है। इन सबको एक साथ साधना पड़ता है। तो इस इलाके में कोई भी बड़ी घटना होती है तो न सिर्फ जानमाल का नुकसान ज्यादा हो सकता है, बल्कि उसका सिंबॉलिक असर, मतलब सांकेतिक प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। हाँ, राष्ट्रीय प्रतीक है एक तरह से। बिल्कुल। और इसीलिए वहां हमेशा मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी रहती है। इस जगह को टारगेट करना, अगर ये वाकई हमला है, तो ये सिर्फ लोगों को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि एक तरह से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी हो सकती है। इस मामले में एक और एंगल जोड़ा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि इस धमाके का लिंक हाल ही में हरियाणा और फरीदाबाद में जो हथियार और विस्फोटक मिले थे, उससे हो सकता है। क्या इस कनेक्शन में कोई वजन हो सकता है? देखिए, जांच के इस बहुत ही शुरुआती स्टेज में किसी भी कनेक्शन को कंफर्म करना जल्दबाजी होगी। ठीक है। लेकिन हाँ, ये जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत ही नेचुरल और इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वो जरूर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या दिल्ली की घटना में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक, अगर हुआ है तो, और हरियाणा फरीदाबाद में मिले सामान में कोई समानता है। अच्छा। क्या कोई कॉमन लिंक है, जैसे कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप या कोई कम्युनिकेशन ट्रेल? अगर ऐसा कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर ये किसी बड़े इंटरस्टेट नेटवर्क या एक ऑर्गेनाइज्ड टेरर मॉड्यूल की तरफ इशारा कर सकता है।
लेकिन अभी ये सिर्फ एक संभावना है। बिल्कुल, जब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता, ये सिर्फ जांच की एक दिशा है, एक हाइपोथेसिस है जिस पर काम किया जा रहा है। इसे अभी फैक्ट मानना ठीक नहीं होगा। तो आगे क्या? जांच अब किन मेन पॉइंट्स पर फोकस करेगी? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ फोरेंसिक रिपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है। हाँ, काफी हद तक। फॉरेंसिक रिपोर्ट इस केस में एक तरह से मील का पत्थर साबित होगी। वही साइंटिफिकली बताएगी कि धमाका हुआ क्यों और कैसे हुआ। क्या क्या पता चल सकता है उससे? उससे पता चलेगा कि क्या ये कार के सीएनजी या एलपीजी सिलेंडर में कोई टेक्निकल फॉल्ट था, ओवरहीटिंग हुई, उससे हुआ, या फिर ये किसी भारी विस्फोटक उपकरण यानी आईडी की वजह से हुआ। एफएसएल की टीम धमाके के बाद जो अवशेष बचते हैं, जो रेजिड्यू होता है, उसका केमिकल एनालिसिस करेगी। वो पता लगाएंगे कि क्या आरडीएक्स, पीटीएन, अमोनियम नाइट्रेट या किसी और एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस हैं। वो ये भी देखेंगी कि क्या कोई डेटोनेटर, टाइमर या रिमोट कंट्रोल डिवाइस के टुकड़े मिले हैं। धमाके का पैटर्न कैसा था, मतलब अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर, ये भी बहुत कुछ बता सकता है। और इस रिपोर्ट को आने में कितना वक्त लग सकता है, कोई अंदाजा? देखिए, इस तरह की डिटेल फॉरेंसिक जांच में टाइम तो लगता है। सैंपल्स को बहुत सावधानी से कलेक्ट करना, फिर लैब में उनका एनालिसिस करना और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करना, इसमें कुछ दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं, खासकर अगर मामला कॉम्प्लिकेटेड हो। अच्छा। लेकिन जांच एजेंसियां इस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी, क्योंकि इसी से आगे की इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय होगी। फॉरेंसिक के अलावा दूसरी बड़ी प्राथमिकता क्या होगी जांच में? दूसरी बड़ी प्राथमिकता होगी उस Hyundai i20 कार और उसमें सवार लोगों की पहचान करना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर किसके नाम पर है, क्या कार चोरी की थी, घटना के टाइम उसे कौन ड्राइव कर रहा था, उसमें कौन कौन लोग थे। इन सवालों के जवाब मिलना बहुत क्रिटिकल है। क्यों? इससे न सिर्फ जो विक्टिम्स हैं उनकी पहचान हो सकेगी, बल्कि जांच को यह समझने में मदद मिलेगी कि वो कार उस पर्टिकुलर स्पॉट पर उस टाइम पर क्यों थी। कार के मालिक और सवारों का बैकग्राउंड, उनके हाल के कॉन्टैक्ट्स, उनकी एक्टिविटीज, ये सब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेगा। और जाहिर है टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा होगा, जैसे सीसीटीवी फुटेज। बिल्कुल, पुलिस घटनास्थल और उसके आसपास जितने भी पॉसिबल सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज खंगाल रही होगी। कौन कौन से कैमरा? मेट्रो स्टेशन के कैमरे, ट्रैफिक पुलिस के कैमरे, आसपास की दुकानों या घरों के बाहर लगे प्राइवेट कैमरे। इन फुटेज से शायद कार के आने जाने का रूट पता चले, टाइमिंग पता चले, उसमें बैठे लोगों की कोई धुंधली सी झलक मिल जाए, या फिर धमाके से ठीक पहले या बाद की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई हो। लेकिन सीसीटीवी हमेशा काम करता है? देखिए, सीसीटीवी की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं, हर जगह कवरेज नहीं होती, फुटेज की क्वालिटी भी वैरी करती है, तो सिर्फ सीसीटीवी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। तो और क्या? इसके साथ साथ पारंपरिक पुलिसिंग भी चलेगी, मतलब आसपास के लोगों से पूछताछ, दुकानदार, राहगीर, जो भी घटना के समय वहां मौजूद थे और जिन्होंने कुछ देखा हो। चश्मदीदों के बयान अक्सर घटना के सीक्वेंस को जोड़ने में मदद करते हैं। हालांकि शॉक और कंफ्यूजन की वजह से उनके बयानों में थोड़ा फर्क भी हो सकता है, पर वो भी एक अहम हिस्सा है जांच का। ये सब देखते हुए आम लोगों के लिए भी कुछ हिदायतें जारी की गई हैं ना? हाँ, बिल्कुल। पहली तो शायद ट्रैफिक को लेकर है कि अगले कुछ दिनों तक पुरानी दिल्ली, लाल किला, चांदनी चौक के आसपास ट्रैफिक पर असर रह सकता है और सिक्योरिटी चेकिंग भी सख्त रहेगी। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। इन्वेस्टिगेशन के लिए घटनास्थल को सिक्योर रखना पड़ता है, कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है, और सिक्योरिटी बढ़ने से ट्रैफिक स्लो हो सकता है या रूट डाइवर्ट किए जा सकते हैं, तो लोगों को थोड़ी असुविधा हो सकती है। इसीलिए शायद ये सलाह भी दी गई है कि अगर बहुत जरूरी काम न हो तो फिलहाल उस इलाके में जाने से बचे। ये एक प्रैक्टिकल एडवाइस है। इससे जांच टीमों को भी अपना काम करने में आसानी होगी और लोग भी बेवजह की परेशानी से बचेंगे। और लोगों से सतर्क रहने को भी कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। अपील की गई है कि अगर कोई भी सस्पिशियस व्यक्ति दिखे या कोई लावारिस चीज, बैग या गाड़ी दिखे तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत पुलिस को दें। नंबर्स भी दिए गए हैं। हाँ, हेल्पलाइन नंबर 100 या 112 पर कॉल करने को कहा गया है। ऐसी सिचुएशंस में पब्लिक की अवेयरनेस और कॉपरेशन बहुत मददगार साबित हो सकता है। और एक और बहुत जरूरी बात, अफवाहों से बचने की। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या फैलने लगता है, तरह तरह की अफवाहें, गलत जानकारियां। बिल्कुल। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि लोग ऐसी किसी भी अनवेरिफाइड खबर पर यकीन ना करें और ना ही उसे आगे फॉरवर्ड करें। सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से जो जानकारी आ रही है उसी पर भरोसा करें। ये बहुत ही जरूरी सलाह है। अफवाहें न सिर्फ बेवजह का डर और पैनिक फैलाती हैं, बल्कि कभी-कभी वो जांच को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं या समाज में गलतफहमी पैदा कर सकती हैं। हाँ। तो ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन में संयम रखना, जिम्मेदारी दिखाना और सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो तस्वीर ये बनती है,
दिल्ली का एक बहुत ही सेंसिटिव इलाका, लाल किला, वहां एक कार में धमाका हुआ, कई लोगों की जान चली गई, कई घायल हैं। मामला बहुत गंभीर माना जा रहा है, इसीलिए यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है। एनएसजी, एफएसएल जैसी टॉप एजेंसियां जांच में लगी हैं। हाँ। जो शुरुआती बयान आए हैं अधिकारियों के, उनमें थोड़ा सा फर्क नजर आता है। पुलिस कमिश्नर फॉरेंसिक सबूतों के बिना इसे सीधे तौर पर बम धमाका कहने से बच रहे हैं। वहीं गृह मंत्रालय टेररिस्ट एंगल समेत सभी पॉसिबिलिटीज पर जांच की बात कह रहा है। घटनास्थल का जो ऐतिहासिक और स्ट्रेटेजिक महत्व है और हाल की दूसरी घटनाओं से इसका एक संभावित लिंक, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, ये सब मिलकर मामले को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। सही कहा आपने। और जैसे हमने बार बार एम्फेसाइज किया, अभी जांच की असली दिशा और घटना की असल वजह, ये सब कुछ बहुत हद तक फोरेंसिक रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। हाँ, उसी का इंतजार है कि ये एक दुखद हादसा था या फिर एक सोचा समझा हमला। जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाती और जांच में कुछ और कड़ियां नहीं जुड़ती, तब तक कई अहम सवाल बने रहेंगे। ये एक तरह से अनिश्चितता का दौर है। और ये पूरी स्थिति हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को भी मजबूर करती है। किस तरह का सवाल? वो ये कि जब ऐसी कोई इमरजेंसी होती है, उसके ठीक बाद जब इन्फॉर्मेशन बहुत फ्रैगमेंटेड होती है, पूरी नहीं होती और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तब जांच एजेंसियां और सरकार फैसले कैसे लेती हैं? ये एक अहम मुद्दा है। कैसे वो जो शुरुआती जमीनी संकेत होते हैं, जैसे यहाँ पर गड्ढा ना मिलना या छर्रे ना मिलना, और जो एक बड़े खतरे की आशंका होती है जैसे टेररिस्ट एंगल, यूएपीए लगाना, इनके बीच एक बैलेंस बनाते हैं। हाँ, ये दुविधा तो रहती होगी। कब बहुत ज्यादा सावधानी बरतना सही होता है और कब किसी गंभीर आशंका को, भले ही शुरुआती सबूत अधूरे हों, एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक रिस्पांस का आधार बना लेना जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ एक प्रोसीजरल सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें रिस्क असेसमेंट है, पब्लिक सेफ्टी की चिंता है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिग्नलिंग भी शामिल है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्स है। शायद यही वो पहलू है जिस पर हमें आगे और सोचने की जरूरत है।